एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करता हूँ सारे बहुत बढ़िया हो गए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अभी तक आप कवर कर चुके हैं 3 लेक्चर प्रॉपर वे में, और कल की क्लास कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से अपलोड नहीं हो सकी थी। बट आज की क्लास जब आप लेक्चर 4 कवर करने चल रहे हो तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यूनिट 3 आप फटाफट से अपना मॉड्यूल ले लीजिए। इस मॉड्यूल में जो 3rd यूनिट है आपकी अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इस बारे में आज डिस्कशन करेंगे। देखिए लेटर पैड पे मैंने कुछ तरीके से नोट डाउन कर लिया, आप भी कुछ तरीके से लिख ज़रूर लिया करिए। देखो बिजनेस लॉ का सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल पेपर है, तो कई बार क्या होता है एग्जाम्पल इतने प्यारे कोड होते हैं ना कि आपको दिमाग में एग्जाम्पल रह जाते हैं। याद होगा जब मैंने आपको फ्री कंसेंट का एग्जाम्पल दिया था तो वहाँ मैंने एक स्टेटमेंट यूज़ किया था, ध्यान है आपको स्टेटमेंट। तो वो स्टेटमेंट ना माइंड में कई बार रह जाता है, बट इन प्रैक्टिकल अप्रोच क्या आप उस स्टेटमेंट को, जो एग्जाम्पल हम कोड करते हैं, आप उसको पेपर में लिख सकते हो क्या? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आप जो भी पेपर में प्रेजेंटेशन करोगे वो वर्ड बाय वर्ड सर लॉ के वर्ड होने चाहिए। जैसे याद होगा फ्री कंसेंट को लेके हमने बोला जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात को हो तो रात कहेंगे। आपने बड़ा अप्रिशिएट किया उसको। और बिलीव मी, बिजनेस लॉ पढ़ते वक्त ना बहुत सारे कंटेंट, बहुत सारे टॉपिक में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कोड होंगे, बट फिर से मैं बोल दूँ कि आपको लिखना जो है एट द एंड ऑफ द डे वो लॉ के वर्ड हैं। तो जरा चेक करिए मैंने कौन कौन से कंटेंट बताए हैं जो आज की वीडियो में कवर होने वाले हैं। नोट डाउन कर लीजिए। सर सबसे पहला टॉपिक यूनिट 3 से जो हम कवर करेंगे वो होगा एज ऑफ मेजॉरिटी। सेकंड टॉपिक होगा आपका साउंड माइंड पर्सन। थर्ड टॉपिक अनसाउंड माइंड पर्सन। फोर्थ टॉपिक है पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। फिफ्थ टॉपिक होगा आपका पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। जहाँ टॉपिक लिख रहे हैं वहाँ पर सर डबल क्रॉस कर लीजिएगा, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका यूनिट 3 से, पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। एट द एंड हम डिस्कस करने वाले हैं आज 3 केस स्टडी जिसका आप रेफरेंस दोगे। देखो यार केस स्टडी समझ में आ गई। अब मान लो केस स्टडी से कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बना तो क्या सर केस स्टडी लिखेंगे? नहीं लिखेंगे जी। कैसे लिखेंगे? एक स्मार्ट तरीका होगा। टॉपिक क्वेश्चन का आया माइनर से एग्रीमेंट से रिलेटेड, तो जब हम माइनर की पोजीशन बता रहे होंगे तो उसमें हम खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, नाश वर्सेस ईमान, मोरबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903, ये सारे केस लॉ वहाँ हम रिफ़र कर सकते हैं। क्या होगा सर? आपकी लॉ की प्रेजेंटेशन मच बेटर होगी और मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी आप भयानक तरीके से बढ़ा सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। जो सबसे पहला पॉइंट होने वाला है वो है आपका हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। याद होगा जब हम सेकंड लेक्चर अपना कवर कर रहे थे वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कौन से वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वहाँ कुछ एक पॉइंट निकल के आया था। एग्जाम्पल एज ऑफ मेजॉरिटी, जो भी व्यक्ति 18 साल से ज़्यादा का है या फिर कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में वो 21 ईयर का है, तो पहला पॉइंट आता है एज ऑफ मेजॉरिटी। सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था साउंड माइंड पर्सन। वो पॉइंट ध्यान है आपको, हु इज़ कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, हु इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो हमने बताया था कि लाइक जो एज ऑफ मेजॉरिटी क्रॉस कर चुका हो 1 साउंड माइंड पर्सन, पर्सन नॉट डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, देखते हैं क्या है सर। सेक्शन 11 में बोला गया, फिर से बोल दूँ जो सेक्शन वाले पॉइंट हैं इनको हम सेपरेट वीडियो बना के कवर करेंगे। आपका मन नहीं लग रहा, एकदम से मची पड़ी कि नहीं यार पहले सेक्शन हमको पढ़ना है, क्योंकि कहीं आपने सुन लिया कि सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बढ़िया तरीका है आप यूट्यूब पे सर्च करिएगा इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 CTC क्लासेस, वीडियो मिल जाएगा, रिफ़र कर रहा हूँ, आराम से चेक करिए। सो सेक्शन 11 में बोला गया एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हु इज ऑफ एज ऑफ मेजॉरिटी। हर वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो एज ऑफ मेजॉरिटी को पा चुका है, मतलब 18 साल से ज़्यादा। आगे अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, जिसका वो सब्जेक्ट होगा। आगे हु इज़ ऑफ साउंड माइंड। साउंड माइंड का मतलब होता है वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सोच भी सके और डिसीजन भी ले सके। एंड इज़ नॉट डिसक्वालीफाइड बाई कॉन्ट्रैक्टिंग बाई लॉ टू विच ही सब्जेक्ट, वो जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहा है वहाँ पे लॉ ने उसे डिसक्वालीफाई ना किया हो कॉन्ट्रैक्टिंग से। तो सर ये तो वही वाला टॉपिक है, बट जरा इन डेप्थ ड्राइव करते हैं। सबसे पहला पॉइंट एज ऑफ मेजॉरिटी, तो ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875। सर सेक्शन 3 में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 में ये लिखना ज़रूर, क्योंकि ये आपके बुक में ऐसा छपा नहीं मिलेगा। अब आप जब भी इसको लिखेंगे, मॉड्यूल में अगर लिखा है वेल एंड गुड है, जब भी आप इसको लिखेंगे तो आप अदर की कॉपी से आपकी कॉपी की प्रेजेंटेशन थोड़ी सी बेटर होगी। तो सर मेजॉरिटी एक्ट 1875 में क्या बोला गया? अ माइनर इज़ अ पर्सन हु हैज़ नॉट कंप्लीटेड 18 ईयर्स ऑफ एज। माइनर वो है जिसने अपने 18 साल की एज को कंप्लीट नहीं किया है। एवरी पर्सन
इन इंडिया अटेन मेजॉरिटी ऑन द कंप्लीशन ऑफ 18 ईयर्स ऑफ एज। हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा जो 18 साल की एज को कंप्लीट करता है भारत जैसे देश में, वो पर्सन माइनर नहीं माना जाता। आफ्टर 18 ईयर वो मेजर पर्सन माना जाता है, मतलब साफ वो कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अब सर एक्सेप्शन लिखिए। सर एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? जो बच्चे अभी नए नए आए हैं, क्योंकि पिछले 7 दिन में तकरीबन 1100 बच्चों ने CTC क्लासेस को ज्वाइन किया है, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज ये सारे आप लोग की वजह से हो रहा है। तो मैं उनको कह देना चाहता हूँ, एक्सेप्शन का सीधा सा मतलब है वो चीज़ जो लॉ में इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है या फिर जो रूल बने हैं उनके अगेंस्ट, उनके बियॉन्ड, उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। जैसे हमने बोला एज ऑफ मेजॉरिटी 18 साल, तो एक्सेप्शन क्या है कि इससे ज़्यादा भी कुछ है तो वो भी पॉसिबल है। पढ़ते हैं क्या है। In the following cases, a person attain majority on completion of 21 years of age। कुछ केस बताए जा रहे हैं जहाँ पे बोला जाएगा। अच्छा, केस कौन सा है सर? गार्जियन एक्ट है एक, वहाँ पे बोला 1890 में है गार्जियन एक्ट। उसमें बोला गया कि अगर आप एक गार्जियन के अंडर में आते हो, एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल से आप रिलेट कर पाओगे। आप जब कोई रियलिटी शो देखते हो लिटिल चैम्प जैसा, जहाँ पे बच्चे आते हैं परफॉर्म करते हैं, मान लो उस पर्टिकुलर चैनल ने, उस पर्टिकुलर कंपनी ने उस बच्चे से कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बच्चा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है सर? तो आंसर है नहीं, बच्चा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो होगा क्या? बच्चे के बिहाफ पे गार्जियन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसलिए उसको गार्जियन के एक्ट में डाला जाता है। अब वो बच्चा जब तक 21 ईयर्स ऑफ एज का नहीं होगा तब तक वो अपने आप से डिसीजन नहीं ले सकता, ऐसा लॉ एजम्पशन ले रहा है। पढ़ता हूँ। Where the guardian of minor is being appointed under Guardian and Ward Act 1890, जहाँ पे बच्चे के लिए गार्जियन अपॉइंटेड है। पिक्चर याद दिलाऊं क्या? रेडी पिक्चर देखिए आपने, वहाँ पे जो एक्ट्रेस थी उसके पीछे उसके मामा क्यों पड़े हुए थे? सिंपल है कि वो अब 21 साल की जब हो जाएगी तो वो मेजर हो जाएगी, फिर वो जिसको चाहेगी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकती। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, where the superintendence of minors property is assumed by court of ward, जहाँ ऐसा कोर्ट एजम्पशन ले लेगा कि उसकी प्रॉपर्टी उसके वार्ड के थ्रू उस तक जानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये मानना है कि 21 साल के बाद मेजॉरिटी होगी। अच्छा सर, इससे फ़र्क क्या पड़ता है? समझिए, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बना आपके पेपर में, आपके एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चन देखने को मिला, उस क्वेश्चन में इन दो में से कोई वर्ड आ गया। पहला वर्ड क्या है कि गार्जियन वहाँ पे अवेलेबल है, दूसरा वर्ड क्या है? वार्ड वहाँ पे अवेलेबल है। तो समझ जाना एज ऑफ मेजॉरिटी जो होगी वो 18 साल पे नहीं होने वाली, 21 साल पे होगी। चलिए जी, अब बात करते हैं सेक्शन 12 की। देखो, सेक्शन 11 हमें बताता है माइनर्स के बारे में, सेक्शन 12 हमें बताता है साउंड माइंड पर्सन के बारे में। ना बिलीव कि आप जितने लोग इस वक्त वीडियो देख रहे हो सारे साउंड माइंड हो, एंड यस आप हो, तभी तो आप वीडियो देख रहे हो, है ना। तो चलते जरा साउंड माइंड पर्सन तरफ और जानते हैं ये कौन लोग हैं। देखो, इससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, गजनी ध्यान है आपको? गजनी आएगा लुनैटिक में, कहीं लिख लो लुनैटिक पर्सन ब्रेकल भी ना गजनी। अभी गजनी का सीन कैसा था? वो मेजॉरिटी टाइम सही होता था, कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैजुअली वो सही नहीं होता था, वो अनसाउंड हो जाता था, चीज़ें नहीं समझता था। तो सवाल ये क्रिएट होता है कि गजनी जब गजनी है तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं, और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि नहीं? तो आंसर है जब वो गजनी है, मतलब जो दिमाग से फिरा हुआ है, तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो, शुरू से ही बेकार माना जाएगा। बट इन नॉर्मल सिनेरियो अगर वो नॉर्मल केस में है और वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा, अभी आगे इसको डिस्कस करूँगा। सो साउंड माइंड पर्सन कौन है चेक करते हैं। अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम, इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक इट ही इज कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट एंड ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। सर रैशनल जजमेंट क्या है? कंज्यूमर इज ऑलवेज टेंड्स टू बाय मोर एंड पे लेस, मतलब कंज्यूमर, कस्टमर, वो पर्सन, वो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला व्यक्ति हमेशा अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। तो अगर आप एक रैशनल जजमेंट ले पा रहे हैं ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उससे पहले ले पा रहे थे फ़र्क नहीं पड़ता, ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एक सही डिसीजन लेते हैं जो आपके इंटरेस्ट में है तो यस आप एक साउंड माइंड पर्सन हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट आता है अ पर्सन इज यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड। ध्यान से सुनना, अ पर्सन हु इज़ यूजली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड। ये बात कर रहे हैं गजनी की, है ना, कि यूजली वो अनसाउंड माइंड का है, पागल हुआ पड़ा है, बट ओकेजनली वो साउंड माइंड का, किसी एक पॉइंट पे वो सही है। अगर ऐसा है
में मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ साउंड माइंड, तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बना सकता है, कॉन्ट्रैक्ट में इंटर हो सकता है जब वो साउंड माइंड का है, मतलब जब वो ओकेजनल नहीं है, जब वो समझदार है, जब वो डिसीजन ले सकता है अपने इंटरेस्ट में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है। सेकेंड पॉइंट, अ पर्सन हु इज़ यूजली ऑफ साउंड माइंड, ये प्योर गजनी के ऊपर फिट बैठ जाएगा। एग्जाम्पल, अ पर्सन इज यूजली ऑफ साउंड माइंड, जो नॉर्मली तो बिल्कुल नॉर्मल एकदम चंगा भला है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, बट कुछ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके वो खसक जाता है भाई, है ना। अतः माजी सटकली, तो जो सटकली वाला टाइम पीरियड है, उस टाइम पे वो अपने इंटरेस्ट में डिसीजन ले नहीं पाएगा। तो अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड डज नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो अभी तक जो आपके माइंड में क्लैरिटी है वो ये कि अगर पर्सन साउंड माइंड का है, लेकिन वो ऑन द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर अनसाउंड माइंड का होगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बट अगर पर्सन अनसाउंड माइंड का है, बट ऑन द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो साउंड माइंड का होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब आपके दिमाग में खुराफाती वाले सवाल, सर ये बताओ सर पहचानेंगे कैसे कि वो साउंड माइंड का है अनसाउंड माइंड का है? बिल्कुल राइट क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। तो आपको सिर्फ दिमाग में इतना रखना है कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा, हम और आप मिलकर डिसाइड नहीं करेंगे, वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसमें क्या होना है। वैसे भी लॉ में जो आप पढ़ते हैं और जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है उसमें डिफरेंसेस डेफिनेटली रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन की, वो पर्सन जो कि अपने इंटरेस्ट में डिसीजन नहीं ले सकता। ये तीन तरह के हैं। पहला ड्रंकन, टल्ली वाला, दूसरा इडियट, बेवकूफ़, तीसरा लुनैटिक, आधा बेवकूफ़। ये सबसे इंटरेस्टिंग लोग होते हैं, मतलब ये आपके ग्रुप में भी हो सकते हैं, है ना। पढ़ता हूँ। ड्रंकर, ड्रंकर मतलब है अ कॉन्ट्रैक्ट बाय ड्रंकन पर्सन इज ऑल टुगेदर वॉइड। अगर एक शराबी से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये वॉइड है। डजेंट मीन कि थोड़ी पी रखी है, ज़्यादा पी रखी है, कितनी पी रखी है, फ़र्क नहीं पड़ता। कदम लड़खड़ा रहे कि नहीं लड़खड़ा रहे, नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आपने शराब पी रखी है तो आपसे किया गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। इन शॉर्ट वॉइड एब इनिशियो होगा, शुरू से ही बेकार होगा। सेकेंड वन, एन इडियट। एन इडियट इज़ अ पर्सन हु इज़ परमानेंटली ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसको आप बोलते हैं इडियट, तो भाई वो परमानेंटली अनसाउंड माइंड का है, वो सोच समझ नहीं सकता। सच अ पर्सन हैज़ नो लूसिड इंटरवल, उसका कोई ऐसा इंटरवल नहीं होता जहाँ पे वो कैपेबल हो अपने इंटरेस्ट में डिसीजन लेने के लिए और वो एक रैशनल डिसीजन ले सके। तो ऐसा व्यक्ति भी कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो ना। थर्ड पॉइंट, लुनैटिक। ये है सबसे इंटरेस्टिंग लोग, इनमें इंटरेस्ट होना चाहिए और ये हर ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। सीरियस नोट पे ये हर ग्रुप में अवेलेबल होते हैं। आप इस वक्त जो मेरी वीडियो देख रहे हो आपके ग्रुप में भी, हालांकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट आपके ग्रुप में भी ये लोग होंगे। लुनैटिक कौन है सर? ये वो लोग हैं सबसे स्मार्ट, एड़ा बन के पेड़ा खाने वाले। मतलब ये आपको लगेगा कि नॉर्मल है, होते नहीं। पढ़ता हूँ। अ लुनैटिक इज़ अ पर्सन हु इज़ मेंटली डीरेंज्ड ड्यू टू सम मेंटल स्ट्रेन और अदर पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हाउएवर ही हैज़ सम इंटरवल ऑफ साउंड माइंड, बट इनके दिमाग में कुछ तो ऐसा होता है भाई साहब जो एक पर्टिकुलर टाइम पे आके ये साउंड माइंड के हो जाते हैं। तो सवाल ये बनता है कि अगर ये साउंड माइंड के हैं उस इंटरवल में व्हेन ही इज़ कैपेबल ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो उस टाइम पीरियड में अगर इसने कोई कॉन्ट्रैक्ट करा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या वॉइड होगा। चलिए लाइव चैट में फटाफट बता दीजिए। फिर से बोल रहा हूँ, लुनैटिक पर्सन है और ये अनसाउंड माइंड की थर्ड कैटेगरी है। फिर से बोलूँ, अनसाउंड माइंड में तीन कैटेगरी। पहला कौन सा? ड्रंकर, फिट है। दूसरा कौन सा? इडियट। और तीसरा लुनैटिक। ड्रंकर, इडियट बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लुनैटिक की हमने कंडीशन ये रखी कि अगर ये पर्सन ऑन द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये साउंड माइंड का है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सर वैलिड होगा या वॉइड होगा। आई होप आपने आंसर कमेंट कर लिया अब तक। तो राइट आंसर है वैलिड होगा। चलिए, ऑन द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर वो साउंड माइंड का है, अगर अनसाउंड माइंड का है तो फिर से वॉइड होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे, पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। यार ये बहुत ही बेसिक सी बात है। अ पर्सन डिसक्वालीफाइड बाय लॉ, वो कोई भी व्यक्ति हो अगर लॉ ने उसे डिसक्वालीफाई किया है। एक लाइन नोट करो, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। लाइन नोट कर लीजिएगा, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पार्टी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। वो पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक नहीं, अगर उससे कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होगा। ये लॉ का वर्ड है, इसका इंग्लिश मीनिंग है वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से ही बेकार होना। चलिए तो एक एक पॉइंट फटाफट डिस्कस कर देता हूँ कि आपके डिसक्वालीफाइड बाय लॉ में कौन कौन से लोग आते हैं। पॉइंट नंबर 1, एलियन एनिमी।
ये कुछ और नहीं है। अगर आपकी किसी कंट्री से वॉर है, उस इंडिया की किसी कंट्री से वॉर है, तो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में अगर कोई दूसरी कंट्री जिससे वॉर है तो उसको हम एलियन एनिमी बोलते हैं। एलियन कह लीजिए आप, है ना, एलियन एनिमी। सेकंड पॉइंट, एलियन का मतलब दूसरे ग्रह से, तो यहाँ पे एलियन का मतलब क्या है सर, दूसरी कंट्री से। अब ये कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द वॉर, अगर वॉर चल रही है उस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो सर सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस ही रद्द कर देगी। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट इंटर्ड बिफोर वॉर, तो अगर वॉर होने से पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, इन बिटवीन वॉर हो गई है तो कोई बात नहीं, उस पर्टिकुलर वॉर की ड्यूरेशन के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड करा जाएगा, होल्ड करा जाएगा, और आफ्टर वॉर आपको डिसाइड करना है। थर्ड, स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन, किसी भी कंपनी और उसके अगर मेमोरेंडम में, एसोसिएशन में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है, खासकर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ध्यान आना, कंपनीज एक्ट पढ़ाया था, ऑब्जेक्ट क्लॉज जो होता है उस क्लॉज में अगर ये मेंशन है कि वो पार्टी किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती तो डेफिनेटली नहीं कर सकती। नेक्स्ट वन, म्युनिसिपल बॉडी, सर कोई म्युनिसिपल बॉडी आपके आसपास की नगर पालिका जहाँ से भी आप हो वो भी किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, एम्बेसडर, किसी और कंट्री का एम्बेसडर किसी भी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। फिर बात आती है सर इंसॉल्वेंट, व्हेन द पर्सन इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट, अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट का मतलब ही होता अ पर्सन इज नॉट पे हिज लाइबिलिटी ओवर हिज एसेट्स, कोई पर्सन अगर अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ नहीं कर पाता है अपनी एसेट्स के ऊपर तो वो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है। क्लियर, तो पहले ही वो इंसॉल्वेंट है। अच्छा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कौन करेगा सर, कोर्ट डिक्लेयर करेगी, तो अगर कोर्ट इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रही है तो वो पर्सन भी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक से। जो लास्ट टॉपिक है आपका वो है पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस पर्टिकुलर यूनिट से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है, जैसा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बोला, मोरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, नाश वर्सेस इनमान और इवन खानगुल वर्सेस लाखा सिंह, ये तीनों के तीनों केस लॉ आप इस पर्टिकुलर टॉपिक में रिफ़र कर सकते हो जब आप अपना आंसर लिख रहे हो। और एक बात मेरी याद रखना, पोजीशन ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट से क्वेश्चन बनने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। सर क्या करना है, ध्यान से सारे पॉइंट्स को सुनेंगे, और ये पॉइंट डिस्कस करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जब आप अपना मॉड्यूल देखेंगे, मॉड्यूल जरा ध्यान से देखिए, बड़ा सुंदर सा मॉड्यूल है, तो बढ़िया बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ बहुत ज़्यादा ड्राइव कर दी गई है। और ऐसा में क्या होता है, जब आप इसको पढ़ोगे तो जो इंटरेस्ट होना चाहिए एक्चुअली वो कहीं ना कहीं लूज़ कर जाते हो आप। बट कोई इशू नहीं है, स्टार्ट करते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन सा केस लॉ हमें कब रिफ़र करना है। सबसे पहला पॉइंट, एन एग्रीमेंट इनटू बाई और विद अ माइनर इज़ वॉइड एब इनिशियो। अगर आपको केस लॉ पढ़ने के बाद जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसको पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पूरे क्वेश्चन में किसी माइनर से एग्रीमेंट किया गया है तो सिंपल है, वो वॉइड एब इनिशियो है, स्टार्टिंग से ही बेकार है, और वहाँ हम केस लॉ रिफ़र करेंगे मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। ये केस लॉ ऐसा है जो 1903 का केस लॉ है। जब आप रिफ़र करोगे तो 1903 लिख देना, 1903। होता क्या है, आप जब केस लॉ रिफ़र करेंगे तो आपके माइंड में भी रहेगा कि भाई अगर माइनर से एग्रीमेंट करा है, नॉर्मल सिनेरियो में कोई कंडीशन नहीं है, एक सिंपल है, एक पर्सन जो मेजर है, दूसरा पर्सन जो माइनर है, अगर दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है तो केस लॉ का रेफरेंस आएगा मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, और ये पर्टिकुलर केस कंप्लीटली वॉइड है, इनिशियो हो जाएगा। पढ़ देता हूँ, A minor is not competent to contract, a minor's contract being void and money advanced to a minor cannot be recover। अगर माइनर को कोई पैसा एडवांस दिया गया है तो वो पैसा रिकवर नहीं होगा, ठीक है। सेकंड, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी, माइनर बेनिफिशियरी हो सकता है, इसका सीधा सा मतलब इवन इफ अ माइनर इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टिल नो लॉ प्रिवेंट हिम फ्रॉम टेकिंग द बेनिफिट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। समझना, दो पार्टी है, दोनों मेजर है, पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ होती है, अब उसका बेटा जो माइनर है तो उस पार्टनर को जो कुछ भी मिलने वाला था उस माइनर को सारे के सारे बेनिफिट डिराइव किए जाएंगे, सारे फायदे उस माइनर को दे दिए जाएंगे, कोई उसमें कंडीशन नहीं रखी जाएगी। थर्ड, माइनर एज आ पार्टनर, इस लाइन को ध्यान से सुनेंगे। सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में इस बारे में बात करी गई। क्या है सर, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन अ फर्म। ये स्ट्रेट लाइन है बट कंडीशन है, कहते हैं ना कि अगर सही दशा नहीं चल रही है, शनि सही नहीं चल रहा है तो पंडित जी के पास उपाय होता है। उपाय क्या है, सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में उपाय बोला गया है, और वो ये, अ माइनर कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन फर्म बट, अब उपाय सुनो,
ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर। मतलब अगर सारे पार्टनर चाहते हैं तो उनके कंसेंट से हम माइनर को एज अ पार्टनर बेनिफिट के लिए एडमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड्स माइनॉरिटी। माइनर माइनॉरिटी का मज़ा ले सकता है, बट यहीं पे केस लॉ रिफ़र करना है खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। नोट डाउन कर लीजिए, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह। ठीक है, नाम से पता चला भारतीय लोग हैं यार ये लोग। तो क्या था, पढ़ देता हूँ। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड्स माइनॉरिटी की स्टेटमेंट है, इफ़ अ माइनर बाई फ्रॉडलेंटली रिप्रेजेंटिंग हिज एज इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर है, जैसे आप हो, मान लो आप में कोई ऐसा है जो बिलो 18 है, बहुत सारे होंगे जो इंटर पास करके भी आए हैं, और अगर वो उनको ये समझ आ गया कि भाई माइनर के पास ये बेनिफिट है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट कर ले और वो पैसा जो लेगा वो पैसा उसे लौटाना नहीं पड़ेगा, समझ आ गई बात। बट अगर आपने अपने आप को गलती से मेजर रिप्रेजेंट कराया, मतलब आपने फ्रॉडलेंट एक्टिविटी करी, अगर इफ़ अ माइनर बाई फ्रॉडलेंटली रिप्रेजेंटिंग हिज एज इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल माइनर कैन टेक द शेल्टर ऑफ माइनॉरिटी। उसके बावजूद माइनर माइनॉरिटी के मज़े ले सकता है सर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेटिफिकेशन एंड अटेनिंग मेजॉरिटी इज नॉट अलाउड। सर इसका मतलब क्या है सर? अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी एज द ओरिजिनल एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो। अगर माइनर ये चाहे कि जब मैंने एग्रीमेंट करा था अब मैं मेजर हो चुका हूँ तो उस एग्रीमेंट को मैं रेटिफाई कर लूँ, कुछ करेक्शन करके वापस से इम्प्लीमेंट करा लूँ, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल सर? ऑन द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, जब माइनर ने एग्रीमेंट करा था तो एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो था। तो अगर कोई एग्रीमेंट स्टार्टिंग वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरू से बेकार है, तो आप उसे इम्प्लीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं करा सकते। अगला, कॉन्ट्रैक्ट बाई माइनर्स गार्जियन। ठीक बात है, बेनिफिट ऑफ द माइनर। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि माइनर्स को माइनॉरिटी के मज़े लेने हैं, माइनर्स को बेनिफिट मिलेगा। ये 2 पॉइंट दिमाग में रखिएगा। अगला, लाइबिलिटी फॉर नेसेसिटीज़। देखो यहाँ पे केस लॉ रिफर होगा नास वर्सेस इनमान। नोट कर लो 1908 कौन सा? नास NASH वर्सेस इनमान। अब यहाँ पे क्या हुआ था? लाइबिलिटीज़ फॉर नेसेसिटीज़, इसका मतलब ये है, सुनना, नो पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ माइनर बट माइनर्स प्रॉपर्टीज लाइबल। क्या मतलब हुआ? माइनर खुद किसी चीज़ के लिए लाइबल नहीं होगा, लेकिन हाँ माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो लाइबिलिटी बियर कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ, आपने अगर माइनर की बेनिफिशियरी के लिए उसको कुछ अमाउंट दिए, कुछ भी किया उसके लिए, तो आप उससे वो पैसा वापस नहीं ले सकते। बट हाँ एक कंडीशन है, आप अगर उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसकी प्रॉपर्टी से वो पैसा वापस ले सकते हो। पढ़ देता हूँ। गुड्स मस्ट बी नेसेसरी फॉर दैट पर्टिकुलर माइनर हैविंग रिगार्ड टू हिज कंडीशन इन लाइफ, उसके लिए नेसेसरी। पॉइंट नंबर 2, द माइनर मस्ट बी नीड ऑफ दोज गुड्स बोथ एट द टाइम ऑफ सेल एंड डिलीवरी, उसको उसकी ज़रूरत है। पॉइंट नंबर 3, द माइनर स्टेट इज़ नॉट लाइबल ओनली फॉर नेसेसरी गुड बट ऑल्सो फॉर नेसेसरी सर्विसेज रेंडर टू हिम। जो माइनर की प्रॉपर्टी है वो सिर्फ उस गुड्स के लिए नहीं, जो भी सर्विस उसको प्रोवाइड की गई है उसके लिए भी लाइबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट, माइनर एज एन एजेंट। नाम से पता चल रहा है माइनर क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं कर सकता। पढ़ देता हूँ, माइनर कैन बी एन एजेंट बट कैन नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल। एक लाइन में, माइनर बेनिफिट लेगा, माइनर प्रॉफिट में शेयर लेगा, माइनर अपने ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं लेगा। माइनर की अगर कोई प्रॉपर्टी है तो वो लाइबिलिटी ले सकती है। मतलब माइनर ऑलवेज प्लीड्स इज माइनॉरिटी, माइनर अपनी माइनॉरिटी के मजे हमेशा ले सकता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट, माइनर एज एन इंस्टॉलमेंट। यार एक बात बताओ, माइनर इंस्टॉलमेंट हो सकता है क्या? सोच के देखो। पढ़ देता हूँ, माइनर कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड एज इंस्टॉलमेंट बिकॉज ही इज़ इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इंस्टॉलमेंट नहीं। दूसरा, माइनर लाइबिलिटी पर्सनली लेता ही नहीं है, पर्सनली माइनर किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल ही नहीं है। तो अगर कोई पर्सन लाइबिलिटी नहीं उसके पास एसेट्स हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, उसे लाइबिलिटी पे ऑफ नहीं करनी तो कोर्ट उसे इंस्टॉलमेंट डिक्लेयर नहीं कर सकता। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अब आपको क्या करना है जल्दी से सुन लीजिए, आपको मॉड्यूल ओपन करना है, यहाँ से कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करना है, माइनर का पॉइंट आएगा और इस पूरे पॉइंट को वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है। एंड आई होप आपने नोट्स ज़रूर बना ली होगी। और हाँ, सुबह 11 बजे वाली जो क्लास थी अकाउंट की, आज मैंने कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दी थी। हालांकि मैंने टेलीग्राम पे भी इन्फॉर्म कर दिया था। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं चेक किया जाके ज़रूर चेक कर लो। मिलता हूँ कल सुबह 11 बजे आपकी अकाउंट की नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।